Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे और आपका जितना भी सिलेबस रहेगा वो भी इसी वीडियो में कवर कर दूँगी। तो ये वीडियो जो रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि जब मैंने फ़िज़िक्स का वीडियो अपलोड किया था जो कि इंग्लिश में था तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको हिंदी में करवा दीजिए। उसके जब मैंने केमिस्ट्री का अपलोड किया था जो कि हिंदी में था तो आधे से ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश में करवा दीजिए। तो इसलिए ये जो वीडियो है बायोलॉजी का ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एंड तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी जीव जगत। तो जीव जगत में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है, जीव जगत में विविधता कैसी है, एंड वर्ग की संवर्ग के बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि आपके जो डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज़ हैं और जीनस है, फैमिली है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका और जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपको मोनेरा के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, फंगाई के बारे में, और एनिमिलिया, वायरस, वायरॉन एंड लाइकेंस। तो इन सब के बारे में आपको जो है इनकी कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद इनका एग्जांपल्स पढ़ना है, क्योंकि एग्जांपल देके पूछते हैं कि ये किस से बिलोंग कर रहा है, मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, या फिर वायरस के कुछ फीचर्स दे देंगे, पूछ लेंगे, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइप के वायरस के बारे में आपसे पूछ लेंगे, इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद फंगाई में भी पूछ सकते हैं ये स्पोर वाली फंगाई है या नॉन स्पोरिक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस वाली फंगाई में या नहीं होता है, तो उसमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना है शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं इनमें आपको। उसके बाद इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल्स पढ़ने हैं, मतलब सबके जो है थोड़े थोड़े एग्जांपल पढ़ने हैं आपको, क्योंकि मोस्टली इन चैप्टर्स में क्या है, आपको एग्जांपल दे के ही वो लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल दे देंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लाइक ये टेरिडोफाइट है या जिम्नोस्पर्म है, या फिर उसकी कोई एक क्वालिटी दे देंगे, उसके बाद पूछेंगे ये क्वालिटी जो है किस ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राणी जगत, किंगडम एनिमलिया। तो जो किंगडम एनिमलिया है या एनिमल किंगडम है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है तो कौन कौन सी चीज़ों को बेस माना गया है एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसमें आपका एक ये रहता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सिमेट्री रहता है। ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल रहता है उनका, ऑर्गन लेवल रहता है, तो उसके बेसिस पे ही इनको क्लासीफाई किया गया है। फिर जो क्लासीफाई किया गया है किंगडम एनिमलिया में भी, तो उसमें जो अलग अलग किंगडम के हिसाब से, किंगडम के बाद आपके फाइलम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है एनिमल्स को। उसके बाद उन एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, या फिर उस ग्रुप के जो फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनको किस वजह से वो अलग होते हैं दूसरे ग्रुप से, तो इनमें उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों की आकार की, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या है, इसमें आपको रूट्स के बारे में पढ़ना है, लाइक उसके रूट का टाइप कौन सा है, कैसी रूट है, वो जो फ्लावर है वो रूट वाला है या नहीं है, मतलब उसमें रूट के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो पढ़ने हैं, और एक रूट का सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ने हैं जो अलग अलग टाइप्स की रूट्स होती हैं। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, आपका जो फ्लावर होता है उसका क्या बोलते हैं हिंदी में,
पुष्प चक्र बोलते हैं शायद इसको। उसके बाद फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है आपको, सीड के बारे में। और इसमें पढ़ना क्या है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं और इनकी फैमिली के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मेनली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और कैरेक्टरिस्टिक, और इसके अलावा कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है इस टाइप के चैप्टर्स में। ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों का शरीर, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, आपको टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका एपिडर्मल टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है और भी है। इसके बाद आपको इसमें डिफरेंस पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट में। तो इसमें आपको इनका पहले जो है डिफरेंस पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। और उसके बाद इनके जो है मेनली आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं और फीचर्स याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसमें अभी आपका केवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम रह गया है, जिसके अंदर आपके टिश्यूज़ भी आ जाते हैं। एंड एक और टॉपिक जो इसमें अभी बचा, इसमें पहले एक और टॉपिक था या शायद कॉकरोच था, उसको हटा दिया गया है। कॉकरोच अभी आपके जो है सिलेबस में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में केवल फ्रॉग है, तो आपको बस फ्रॉग ही पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉग और ऑर्गन और टिश्यू। तो फ्रॉग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी एक ही टॉपिक बचा है, वो फ्रॉग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोशिका जीवन की इकाई। तो कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें क्या है, आपको सेल के बारे में पढ़ना है, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या क्या बोला था सेल के लिए, और सेल की कैसे सेल का कैसे डिस्कवरी हुई सेल की। ठीक है। उसके बाद आपको सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका, जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनका फंक्शन क्या होता है, क्यों एसेंशियल होते हैं कोशिका में, इनकी ज़रूरत क्या होती है, कैसे काम करते हैं। उसके बाद आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनमें डिफरेंस पढ़ना है, क्या डिफरेंस होता है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका जैव अणु यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में है भी है। तो मैंने केमिस्ट्री के टाइम पे भी आपको बताया था कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्टली आपको क्या पढ़ना है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी। बॉडी की केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है, जिसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपका डीएनए आरएनए आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है आपको, और एंजाइम के बारे में पढ़ना है, एंजाइम कैसे काम करता है, और अगर एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा बॉडी में, कैसे रिएक्शंस होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है लॉक एंड की मॉडल, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है आपको, फिर कौन कौन सी फेजेस होती हैं सेल डिवीज़न की उसके बारे में पढ़ना है। जैसे आपका एस फेज होता है, एम फेज होता है, और SM, G1 और G2। ठीक है। तो ये फेजेस होती हैं आपकी। उसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या होती है, अगर सेल साइकिल नहीं चलेगी या फिर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो क्या हो जाएगा उस केस में, उसके बारे में पढ़ना है। फिर माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस का, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। स्पेशली इनकी फेजेस को अच्छे से याद रखना कि कौन सी फेज के बाद कौन सी फेज आती है। नेक्स्ट है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको प्रिस्टले के बारे में पढ़ना है, जो प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके बारे में पढ़ना है। साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, और उन्होंने जार के साथ ग्लास में, मतलब जार के ग्लास में एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्लोरोप्लास्ट का जो है स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना पढ़नी है, उसकी कार्य पढ़ने हैं, क्या फंक्शन होते हैं। फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कितने टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, केल्विन साइकिल हिंदी में केल्विन चक्र, और C4 जो प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। C4 प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसका C4 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे और
फोटोसिंथेसिस को जो है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में श्वसन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस। इसके स्टेप्स एक स्टेप्स याद रखना, और कब कितनी एनर्जी यूज़ होती है, कितने मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है, तो उसको भी याद रखना। फिर आपका फर्मेंटेशन टॉपिक है, फर्मेंटेशन है। उसके बाद आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, इसको अच्छे से याद रखना, इससे मतलब 2023 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद एम्फीबॉलिक पाथवेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद TCA साइकिल आपकी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। उसके बाद आपका सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP कैसे बनते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है, C3 एंड C4 प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद CO2 ग्राही के बारे में पढ़ना है। PS1 एंड PS2, फोटोसिंथेसिस 1 एंड 2, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे ये काम करता है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है श्वसन और गैसों का विनिमय। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, श्वसन अंग क्या होते हैं, और कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपकी NCERT बुक में दे रखा है, तो उसमें से आप देख के याद कर लेना। उसके बाद कंडक्टेंस सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र, संवहन तंत्र क्या होता है, रुधिर में गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड कैसे होता है एंड इसकी क्या प्रोसेस होती है, श्वसन भागफल, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, इसके बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और श्वसन विकार, मतलब अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी रेस्पिरेशन में, तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन होंगी, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन 1-2 इससे ज़रूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है। ब्लड के क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ब्लड का आपका pH क्या होता है, और ब्लड कितना जो है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इसमें कितनी % जो है वाटर होता है, तो ये सब आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका ब्लड के कंपोनेंट्स WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है। ब्लड ग्रुपिंग भी अपने आप में ही एक अच्छा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से जो है आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें कौन कौन से फैक्टर, कोगुलेशन यानी कि रुधिर का जो थक्का जमना होता है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उन फैक्टर्स के नाम क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद ह्यूमन हार्ट, मानव हार्ट। उसके बाद पढ़नी है आपको इसमें कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल होती है उसकी टाइमिंग क्या होती है, एंड उसमें वो कैसे काम करती है, कितने सेकंड पे कौन सा फेज़ आता है उसमें, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर ECG, जिसमें आपको PQRST का लिखना भूल गई, PQRST का आपको वेव पैटर्न समझना है, कैसे काम करती है, कब कौन सी वेव ऊपर जाती है, कब कौन सी वेव नीचे आती है, एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर आपको डबल सर्कुलेशन, यानी कि डबल सर्कुलेशन किस में काम करता है, लाइक ये कौन से एनिमल्स में काम करता है, कौन से में नहीं करता है। उसके बाद डिसऑर्डर्स जो हैं ब्लड के, उनके बारे में पढ़ना है आपको, लाइक एनीमिया हो गया, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना है। एंड ये चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें सबसे पहले है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स में कौन कौन से आपके जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सारे जो
ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेम ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपके एनसीईआरटी में एक अलग से चार्ट दे रखा है। फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, लाइक यहाँ पे जो ह्यूमन में नेफ्रॉन होता है किडनीज़ के अंदर, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि उत्सर्जी अंग। उसके बाद है जैसे कि नेफ्रॉन, तो आपको नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से पार्ट क्या काम करते हैं। मूत्र का संगठन यानी कि आपके पेशाब का संगठन, जिसमें आपका कंपोजिशन ऑफ यूरिन आता है, जिसमें आप बताते हैं कि यूरिन किससे मिलके बना होता है, उसका पीएच क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है नॉर्मल यूरिन की। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एबनॉर्मेलिटी इन यूरिन। अगर यूरिन में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होंगी। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब एक यहाँ पे यूरिन की बात हो रही है और यहाँ पे आपके पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गमन एवं संचलन। तो गमन और एवं संचलन यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आपके जो मूवमेंट के टाइप्स हैं अलग अलग, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मसल्स में आपका स्केलेटल मसल और विसरल मसल, और भी मसल्स, एक दो मसल्स के एग्जांपल और दिए हैं एनसीईआरटी में, तो वो आप एक बार देख लेना। फिर इसके बाद इसमें सार्कोमियर के बारे में बताया गया है, एक्टिन फाइबर के बारे में बताया गया है, मायोसिन के बारे में बताया गया है। फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, तो ये है। फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया गया है। स्केलेटल सिस्टम जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, कितनी बोन्स हैं वहाँ पे, कैसे अरेंज हैं वो। उसके बाद जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं आपको, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि तंत्रिकीय तंत्र एवं समन्वयन। इसमें ऊपर वाले चैप्टर में मैंने लिखा ही नहीं है कुछ। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जिसमें आपको ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके काम क्या है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो इन हार्मोन्स को जो है सिक्रीट करती हैं। उसके बाद इन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। एंड उसके बाद है आपका जैसे कि लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रीनल ग्लैंड हो गई। फिर आपके डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब थोड़ी सी आपको इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेनी है, कौन से साइंटिस्ट ने कब क्या दिया था, बस यही सब है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। अभी क्लास 12 का पूरा बचा हुआ है, इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। एंड जिस किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे ये जो PDF है मैं वहीं पे सेंड कर दूँगी, और बाकी आपको और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।